महाराष्ट्र की गैर कानूनी महायुति सरकार का धोखा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनाई गई और इसका समर्थन खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उनकी रैलीज भी महाराष्ट्र में बहुत हो रही है और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे और बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल तो बहुत भाषण किए उन्होंने और बहुत से गालियां भी अपोजिशन को उन्होंने दी। तो हर वक्त हमको देशद्रोही बनाते हैं, वो देशभक्त बनते हैं। देखिए, मोदी जी की आदत है झूठ बोलना और आपके पास बहुत सबूत है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। काले धन का सबूत है, 2-2 करोड़ नौकरी देने का सबूत है, एमएसपी का नहीं, एमएसपी लागू करने का और किसान की आमदनी दुप्पट करने का, ऐसे कई हैं। ये सब झूठ है, आपको भी मालूम है। और ये भी ऐसा ही बोला कि जब हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो निकली तब उन्होंने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की है। अब आज बोल रहे हैं वो माओ की। अरे किसी एक पे तो टिक के रहो कम से कम। मोदी जी, आपको सलाह देने वाले कौन है मुझे मालूम नहीं। क्या खुद का सलाह से आप बात करते हो? खुद की आत्मा ऐसी बोल रही है, क्या आप किसी का सुन के बोल रहे हो? ये तो मजाक हो गया। ऐसी चीजें ये बोल कर लोगों को झूठी बातें बोलकर आज तक वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाई, मूर्ख आप बहुत दिन नहीं बना सकते, चंद दिन के लिए चंद लोगों को बना सकते हैं। सब लोगों को सब टाइम आप मूर्ख नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की गैर कानूनी महायुति सरकार का धोखा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनाई गई और इसका समर्थन खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उनकी रैलीज भी महाराष्ट्र में बहुत हो रही है और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो देश के लिए उन्होंने एक गलत तरीके से अपना विचार रख के लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा भड़काने का काम नहीं किया होगा। मैं भी 53 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, एमएलए बन के और एमपी राज्यसभा बन के मेरे भी 53 साल हो गए। अब कोर्स हमारे शरद पवार साहब हमसे भी 5 साल आगे हैं क्योंकि वो पहले से ही राजकारण में आए और उन्होंने अपनी ताकत भी रखी महाराष्ट्र में। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी भी जब
आए तब से वो भी पॉलिटिक्स में टिक के रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीनकर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी। और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं, और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलते। मैं सुना यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए। यही डेमोक्रेसी है मोदी जी की। तो ऐसे कई चीज उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह ये काम किए हैं। और उनकी तोड़फोड़ नीति सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं, पहले उसका वार हुआ कर्नाटक पर, उससे पहले वार हुआ मणिपुर में, गोवा में, और हमारे मध्य प्रदेश में, हर जगह। वो गुजरात में भी वैसा ही कर दिए। हालांकि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्क था, लेकिन वहाँ भी तोड़फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया। तो ये उनकी एक नीति है, तो उसके खिलाफ हम लोग गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है। और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 0 पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। और दूसरी चीज ये है कि हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में, अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे जो मुखिया घर की होती है। 1 लाख रुपए।
तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे, छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ करेंगे, किसानों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स है उस पे हम जीएसटी पूरा हटा देंगे फर्टिलाइजर पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निगलेक्ट किया। और बड़े बड़े जो भी है, मैं समझता हूँ एक बुलेट ट्रेन एक आया होगा, आया क्या? चाललंय पण ते लवकर येणार नाही ते, कारण 10 वर्ष झालंय, पहिल्या वर्षीच त्यांनी केला होता अनाउन्स, आता पण तो आता तिसरं काय चौथं काय त्याला काय मिळणार नाही। पण वो बुलेट ट्रेन की भी बात की है, वो भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीजें, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा लोग जीएसटी को बदलकर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी सबके लिए लागू किया जाएगा। वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा और कंफ्यूजन कम होगा। ये हमारी जो मंशा है और ये जो हमने तैयार किया है लोगों के लिए, तो ये हम हमारे आगे आने वाले चुनाव के बाद लागू करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि खास करके आज गठबंधन के तरफ सभी लोग देख रहे हैं और गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे और बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल तो बहुत भाषण किए उन्होंने और बहुत से गालियां भी अपोजिशन को उन्होंने दी, तो हर वक्त हमको देशद्रोही बनाते हैं, वो देशभक्त बनते हैं। और दूसरी एक है कि जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 केजी राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूं, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे और इस बार 5 के बजाय 10 केजी हम लोगों को देंगे। ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो हमने लाया, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लाने के बाद मोदी जी ये कह रहे मैं फ्री दे रहा हूं। अरे ये तो एक्ट है बनाया हुआ, इसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये जो असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी एक तरफ हो रहा है, जैसा कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तो खूब दुरुपयोग कर रहे। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि हम लोग मिलके इसको करना है। तो कम से कम इस बार हम लोगों को एक होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हमको जनता को फायदा होगा और हम ये करके रहेंगे। और ये जो गलत तरीके से वो सबको धमका रहे, ईडी का, सीबीआई, उसका, ये धमकी अब आगे नहीं चलेगी जब गठबंधन की सरकार आएगी। और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में और भी हमारे नेतागण बोलेंगे। बस मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है बाद में लूँगा,
हमारे नेता लोग बोलने के बाद। मेरा सवाल उद्धव जी आपसे और उसके बाद खड़गे जी आपसे होगा। पहला सवाल ये कि जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उस पर आपका क्या कहना है? खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी की सभा में कहा है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे भाई। जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावरती काँग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बॅन भाजपा लगाएगी। ठाकरे साहब ने अब आपको स्पष्ट किया, बुलडोजर उनकी गवर्नमेंट है, हम किसी को आज तक बुलडोजर लगाया नहीं। और ये जो भगवान की मंदिर जो ट्रस्ट के ओर से बनी है, अभी बनने में है, ये जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और जनता में एक रोष पैदा करके इंस्टिगेट करने का, ये तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो इंस्टिगेटिव स्पीचेस करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे, अगर कोई छोटा मोटा नेता करता तो हम मानेंगे, ये बुलडोजर लगाएंगे, वो लगाएंगे। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे, तो एक कभी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज़ की हिफाजत होगी। ये हमारा जो संविधान कहता है, संविधान के तहत हम चलेंगे। सर, प्रश्न इस तरह है कि पीएम मोदी हर चीज़ में क्लैरिटी रखते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट के मुद्दे पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। इंटरव्यू में एक बात है और स्पीचेज में दूसरी बात निकल के आ रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? कल राज ठाकरे ने आगे जाके ये कहा है कि जो मुसलमान आपके साथ हैं वो उद्रेकी है या वो सर नहीं उठा पाए 10 साल से, इसलिए आप लोगों के साथ है। उद्धव जी, पहले वहां जितने सारे कल मंच पे लोग थे उनको अपनी दिशा तय करनी चाहिए कि कौन सी दिशा वो जाना चाहते हैं। कभी इधर कभी उधर भटके हुए लोग हैं। जब वो कहते हैं कि पवार साहब की उन्होंने आलोचना की थी, भटकती हुई आत्मा, ये तो आत्मा है या नहीं पता नहीं, संवेदना नहीं है उनमें और सिर्फ उनके भटक रहे हैं, कुछ भी कहते जा रहे, कुछ भी बकते जा रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं, मोदी जी ने मेरे बारे में ही कहा है, मुझे भी उन्होंने नकली संतान कहा है। तो क्या जो उनके अगल बगल में सारे लोग बैठे थे उनको उनका ये सब, ज्याला मराठीत अकलेचे तारे म्हणतात, पण मी म्हणणार नाही कारण तारे दाखवायला सुद्धा अक्कल असावी लागते, त्यांना अक्कल नाही आहे कारण ते मला नकली म्हणतात, म्हणून मी त्यांना बेअक्कली म्हणतोय। तो उनको ये मंजूर है, कुछ भी बकते जा रहे। और जैसे वो जो कह रहे हैं कि इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी तो कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी, ये होगा नहीं। पहले तो हमारी सरकार राम मंदिर का काम पूरा करेगी, जो उन्होंने आधा अधूरा किया है वो तो पूरा करेगी। अन्य गुप्ता, जहाँ तक राम मंदिर की बात हुई, हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे ईसाई को हो, चाहे सिखों को, इनकी इज्जत रखना हमारा फर्ज रहेगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया आघाड़ी की सरकार इंडिया आघाड़ी की सरकार बनती है तो वो आउटसाइड सपोर्ट देंगी। इस पे कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा कि वो ममता पर भरोसा नहीं करते, आगे जाकर वो बीजेपी के भी साथ जा सकती हैं। खड़गे सर, आपका जवाब। अब ममता जी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं, ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले, तो 2004 में तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट।
अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो देखो, अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। देखिए मोदी जी की आदत है झूठ बोलना, और आपके पास बहुत सबूत है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। काले धन का सबूत है, 2-2 करोड़ नौकरी देने का सबूत है, एमएसपी का नहीं, एमएसपी लागू करने का, और किसान की आमदनी दुप्पट करने का, ऐसे कई हैं। ये सब झूठ है, आपको भी मालूम है। और ये भी ऐसा ही बोला कि जब हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो निकली तब उन्होंने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की है। अब आज बोल रहे हैं वो माओ की। अरे किसी एक पे तो टिक के रहो कम से कम। मोदी जी आपको सलाह देने वाले कौन है मुझे मालूम नहीं। क्या खुद का सलाह से आप बात करते हो? खुद की आत्मा इसी बोल रही है, क्या आप किसी का सुन के बोल रहे हो? ये तो मजाक हो गया। मुस्लिम लीग का ये 5 न्याय है हमारे, क्या मुस्लिम लीग के लिए है? युवा न्याय, नारी न्याय, श्रम न्याय, जनगणति का और किसान न्याय, ये क्या मुस्लिम लीग के लिए है? और उसी तरह से जो 25 गारंटीज हमने बनाई और उसके साथ में और एक बोला कि मैं 5 केजी के बजाय 10 केजी बना रहे, क्या ये मुस्लिम लीग के लिए है? तो ये ऐसी चीजें ये बोल बोल कर लोगों को झूठी बातें बोलकर आज तक वो लोगों को मूर्ख बना रहे। भाई मूर्ख आप बहुत दिन नहीं बना सकते, चंद दिन के लिए चंद लोगों को बना सकते हैं, सब लोगों को सब टाइम आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये जो माओइज्म का बोल रहे, अरे हमारा तो पार्टी सेंट्रलिस्ट है, सबको मालूम है। नेहरू की आइडियोलॉजी पे हम चल रहे हैं डेमोक्रेसी में। महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से जो हमको मिला है उपदेश, उस पे हम चल रहे हैं। ये सब छोड़ के माओ के जैसा है, तो तुम माओ के बाप हो ना। अब तो आप तो ऐसे हो कि हर चीज पे हमला बोलते हो। तो ऐसे लोगों से देश बहुत दिन नहीं चला सकते। अब तो खत्म होने पे है, ऐसा उनका 100 बकना हमारा एक करना बराबर है। खरगे सर एक सवाल बस आपसे जानना चाहेंगे। खरगे सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक मिनट, बीच में आपने जो सवाल पूछा था ना, कल किसी ने मंच से कहा था मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, तो जिन्होंने वो सवाल पूछा तो मोदी जी को कहो, पूछो कि उनको अगर आपने साथ लिया है तो उत्तर भारतीय और जैन लोगों को आप जवाब क्या देंगे? खरगे सर दिस वे, सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस दिल्ली में आपसे दूरी बना रही है? क्या केजरीवाल को कांग्रेस सपोर्ट करेगी? अलग अलग स्टेट में अलग अलग अलायंस है। हम सिर्फ दिल्ली में 3 सीटों पे अलायंस है, चंडीगढ़ में अलायंस है, बाकी कहाँ पर हमने उनको सीट एडजस्ट करके दिया है, गुजरात और इसमें हरियाणा में, वो हम वहाँ पर काम करेंगे। जहाँ पर हम पंजाब में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लड़ते रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये तो ऑटोक्रेसी नहीं है। जहाँ हम जम सकते हैं बराबर, वहाँ एक दूसरे की मदद करके बीजेपी को हराने के लिए जो करना है हम करेंगे। मेरा सवाल जो है खड़गे जी आपसे है, आरक्षण को लेकर के 2 बातें हो गई हैं। एक तो मोदी जी कहते हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण वो कभी होने नहीं देंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। क्या आपकी सरकार आएगी तो आप सभी जो आरक्षण है वो रद्द करके सिर्फ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण देने की आप फेवर में होंगे या नहीं होंगे? आपका आरक्षण पे आपकी सरकार का क्या स्टैंड होगा? देखो,
हमने जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसके साथ है, और जो वीकर सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% बनाए हैं वो नेचुरली वो वैसा ही रहेगा। और हर चीज को हम ये नहीं कहते कि आरक्षण हम दूसरों को देंगे, तीसरों को देंगे। जो जो ये स्टेट सब्जेक्ट्स है, जिस स्टेट से रेकमेंड होकर आते हैं उसको तो इलेक्शन, अपना बैकवर्ड क्लास कमीशन, SC/ST कमीशन, ST कमीशन, ये लोग छानबीन करके भेजते हैं। तो ये तो मुद्दा ऐसा नहीं कि आज आप बोले, आप कहे मैं यस बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एक प्रोसीजर है, और जो रिजर्वेशन अब ऑलरेडी संविधान में है वो तो रहेगा ही, उसको कोई टच नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता। अगर करा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।